नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो एक जो सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली न्यूज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। स्प्लिट वर्डिक्ट तभी दे सकती है एक सुप्रीम कोर्ट जब इवन नंबर ऑफ जजेस हो। तो दो जजेस थे, एक जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब थे, एक सुधांशु धूलिया साहब थे। दोनों ने अलग अलग वर्डिक्ट दिए हैं। हेमंत गुप्ता साहब ये जो हिजाब बैन है इसके फेवर में, सुधांशु धूलिया साहब इसके अगेंस्ट में। इसको लेके एक करंट अफेयर्स में भी आर्टिकल है और एक आर्टिकल इसको लेके आज एडिटोरियल में भी है, तो दोनों ही यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर इसरो का एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल आ रहा है जो कि पीएसएलवी के रोल को रिप्लेस कर देगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, थोड़ी बहुत टेक्निकल डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको। फिर भाई कजाकिस्तान में मीटिंग हुई सीसा की, CICA की। अब पाकिस्तान अपने 1 पॉइंट एजेंडा पे शुरू हो गया कश्मीर। इंडिया ने भी यहाँ पे पलट के जवाब दिया। मीनाक्षी लेखी जी जो कि हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने जवाब दिया है, इसको देखेंगे। फिर भाई स्टबल बर्निंग होनी शुरू होने वाली है पंजाब और हरियाणा के अंदर। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों से पहले ओवरऑल आप देखो तो जो चावल के धानों की जो कटाई होती है, उसके बाद नए गेहूं के लिए ओवरऑल जो ज़मीन तैयार की जाती है, तो जो पुराने स्ट्रॉ होते हैं, स्टॉक होते हैं, उनको काटा जाता है। और कुछ स्ट्रॉ स्टॉक को कैटल को भी नहीं खिलाया जा सकता है क्योंकि उनका सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस कंटेक्स्ट में पैलेटाइजेशन और टॉरिफिकेशन के कुछ प्लान्स लेके आ रहा है केंद्र की सरकार। ये क्या है इसको देखेंगे। फिर ओवरऑल एक स्टडी कंडक्ट की गई है अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट के द्वारा कि ओवरऑल पैंडेमिक के समय पे ये जो मनरेगा स्कीम है इसने कैसा परफॉर्म किया। तो ये क्या है पूरा का पूरा मुद्दा, इसको यहाँ पे देखेंगे। परफॉर्मेंस के बारे में एक रिपोर्ट देखेंगे। फिर भैया एडिटोरियल में 4 एडिटोरियल डिस्कस करने वाला हूँ। द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया, द मंडल वे, कुछ भी मुझे इसमें बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ठीक है ना कोई स्टैटिस्टिक्स है, बस एक थॉट प्रोसेस दे रखा है आइडियोलॉजिकल, तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। फिर डज इंडिया नीड अ पॉपुलेशन पॉलिसी, इसमें भी मुझे कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया नहीं मिला है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फॉलिंग रिजर्व्स इन द बोगी ऑफ RBI रोल, ये मेरे हिसाब से आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पिछले कुछ दिनों में आप न्यूज़ में सुन रहे होगे कि भाई फॉरेक्स रिजर्व गिर रहे हैं, और फॉरेक्स रिजर्व को गिरने की वजह बताया जा रहा है RBI, कि RBI खर्चा करे जा रही है इसलिए फॉरेक्स रिजर्व गिर रहे हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो इकोनॉमिस्ट है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व की गिरने की वजह RBI नहीं है, सरकार की पॉलिसी है। इसको समझेंगे कैसे। फिर जर्नलिज्म के अंदर आप न्यूज़ को वेरीफाई करके पब्लिश करो, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, ना कि आप गलत न्यूज़ पब्लिश कर दो। तो ये क्या है इसको देखेंगे। फिर हिजाब वाला आर्टिकल तो डिस्कस करेंगे, और गुजरात ने नेशनल गेम्स को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कर दिया है, इसके बाद गोवा इसको होस्ट करेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में एक न्यूज़ आर्टिकल है, इसको देखेंगे। वीडियो पे लाइक और शेयर कर, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की PDF और लेक्चर की नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें इस पर्टिकुलर लेक्चर की प्रमोशन के लिए यूट्यूब एल्गोरिदम में। चलिए, थ्रू थिक एंड थिन, वर्ड ऑफ द डे। मतलब चाहे कंडीशंस आसान हो चाहे कंडीशंस मुश्किल हो, सब लोग साथ में थे। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। तो मतलब थ्रू थिक एंड थिन, मतलब चाहे मुश्किल सर्कमस्टांसेस हो चाहे आसान सर्कमस्टांस हो, सब में बराबर। जैसे कि दे स्टक टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन। जब चीज़ें मुश्किल थी तब भी वो एक दूसरे के साथ रहे, जब आसान थी तब तो साथ रहे ही रहे। समझ गए ना, तो ये होता है इसका मतलब। चलिए, पहली न्यूज़, GS पेपर 2 जुडिशरी कम्युनल इशूज़। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन कर्नाटका हिजाब बैन। देखिए ये स्टेटमेंट है हेमंत गुप्ता साहब की। द राइट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ बाय वेयरिंग अ हिजाब स्टॉप्स एट द स्कूल गेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज A डज नॉट एक्सटेंड टू वेयरिंग ऑफ हेडस्कार्फ्स। मतलब आपके पास हिजाब पहनने का राइट है, लेकिन वो राइट आपका स्कूल के गेट पे पहुंचते ही खत्म हो जाता है। अब ये कौन से बेसिस पे हेमंत गुप्ता साहब कह रहे हैं, इसको देखेंगे। फिर सुधांशु धूलिया साहब क्या बोल रहे हैं कि भैया देखिए, हिजाब पहनना एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है ना, रिलीजियस फ्रीडम के साथ साथ ये पर्सनल चॉइस है। क्योंकि एक कंजर्वेटिव फैमिली के अंदर एक मुस्लिम बच्ची को जाके स्कूल में पढ़ने दिया जाए, हो सकता है उसके घर वालों ने ऊपर एक कंडीशन लगाई हो कि हिजाब अगर पहना है तो ही आपको पढ़ने देंगे, नहीं तो नहीं पढ़ने देंगे। तो ऐसे केसेस में कंजर्वेटिव फैमिलीज अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, इसलिए हिजाब को अलाउ करना चाहिए। तो एक स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया है। जो 2 ओवरऑल जजेस थे, अलग अलग इन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दे दिए हैं, तो कोई फाइनल यहाँ पे वर्डिक्ट निकल के नहीं आ पाया। समझ गए। तो ये अब इसका क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यही है कि एक ऑड नंबर की, हाई नंबर ऑफ जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाए, जो कि इसके ऊपर फिर से
पूरा पेरूज करे और डिसीजन ले। स्प्लिट वर्डिक्ट्स केवल तभी होते हैं जब नंबर ऑफ जजेस इवन हो। समझ गए भाई? तो हेमंत गुप्ता साहब ने क्या बोला कि कर्नाटका की सरकार ने जो प्रोहिबिटेटिव गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया था 5 फरवरी 2022 को, जिसमें यह बोला गया था कि भैया हिजाब पहनना स्कूल में अलाउ नहीं है, इसको अपहेल्ड किया है जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने, इसको सही बताया। गुप्ता साहब का यहाँ पे क्या बोलना है कि सेक्युलरिटी मीन्स यूनिफॉर्मिटी मैनिफेस्टेड बाय पैरिटी अमंग स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म में पैरिटी होनी चाहिए। अधेरेंस टू यूनिफॉर्म वाज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू फ्री एक्सप्रेशन, मतलब अगर आपसे यूनिफॉर्म पहनने को बोला जा रहा है तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजन बीइंग कि हर कोई वही यूनिफॉर्म पहन रहा है। फिर गुप्ता साहब ने ये बोला कि कभी भी स्कूल ने इन बच्चियों से ये नहीं बोला कि तुम पढ़ो मत आके, ये बच्चियां स्कूल के अंदर एंट्री नहीं की, ये उनका वॉलंटरी एक्ट था। समझ गए? स्कूल वालों ने बोला कि आप हिजाब मत वेयर करिए, पढ़िए आके, लेकिन इन बच्चियों ने स्कूल नहीं अटेंड किया। इन्होंने क्या बोला कि भैया हम हिजाब पहन के ही हम स्कूल अटेंड करेंगे। तो वॉलंटरी एक्ट था ये ऑन द काउंट ऑफ दीज स्टूडेंट्स कि भैया बिना हिजाब पहने, मतलब इन्होंने अपनी एजुकेशन से ज़्यादा अपनी रिलीजियस व्यू को इम्पोर्टेंस दी। ये गुप्ता साहब का बोलना है। और गुप्ता साहब का ये भी बोलना है कि भाई देखिए, ओवरऑल सेक्युलरिज्म में उन स्कूलों में जहाँ पे गवर्नमेंट फंड से स्कूल चलता है वहाँ पे हम रिलीजियस सिंबल्स अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि दैट विल गो अगेंस्ट द बेसिक एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। क्योंकि फिर क्या है, आप हिजाब अलाउ करोगे तो सैफ्रॉन शॉल्स और अलग अलग प्रकार के रिलीजियस सिंबल सब पहनने लगेंगे और फिर वही लड़ाई शुरू हो जाएगी जो पहले हो रही है। तो एक बार में सब खत्म करो, सबके लिए चीज़ें बराबर, एक प्रकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। ड्रेसिंग के मामले में कि सब लोग सेम ड्रेस पहन के आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। वहीं पे सुधांशु धुलिया साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई हिजाब पहनना तो एक मैटर ऑफ चॉइस है, और कई लड़कियों के लिए जो कि कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं, हर हिजाब इज हर टिकट टू एजुकेशन, क्योंकि अगर वो हिजाब नहीं पहनेगी तो माँ बाप इसको स्कूल ही नहीं जाने देंगे। तो ऐसे केसेस में स्कूल गेट पे लड़कियों को हिजाब पहनने से रोक देना इज एन इन्वेजन ऑफ देयर प्राइवेसी, इज एन अटैक ऑन देयर डिग्निटी एंड इज अल्टीमेटली अ डेनियल टू देम ऑफ सेक्युलर एजुकेशन। ये बोला सुधांशु धूलिया साहब ने। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस केस को अब एक लार्जर बेंच सुलेगी सुप्रीम कोर्ट की, और ऑड नंबर ऑफ जजेस की वो बेंच होगी, ताकि अगर वोटिंग हो तो कोई एक प्रॉपर डिसीजन यहाँ पे निकल के आए। ठीक है भाई? तो एज अ मैटर ऑफ राइट हेड स्कार्फ को पहनना ये लड़कियां क्लेम नहीं कर सकती, ये गुप्ता साहब बोल रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा बोल रहे हैं सुधांशु धूलिया साहब। सुधांशु धूलिया साहब का ये बोलना है कि भाई डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, लेकिन डिसिप्लिन कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम और डिग्निटी। वो लड़की अपनी डिग्निटी और प्राइवेसी लेके जाती है, उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी का पार्ट है हिजाब पहनना। ओके, तो ये यहाँ पे डिसीजन दिया गया है। ठीक है ना? दोनों के डिसीजंस में क्या फ़र्क है ये भी आप समझ सकते हैं। तो जस्टिस गुप्ता साहब क्या बोल रहे हैं कि सारे डिफरेंसेस को मिटा दो, तभी एथिक ऑफ फ्रेटर्निटी को हम बेस्ट सर्व कर पाएंगे। लेकिन सुधांशु धूलिया साहब बोल रहे हैं कि अरे भाई, आप तो फोर्स्ड होमोजिनिटी की बात कर रहे हो, मतलब आप सबको बराबर कर रहे हो लेकिन ज़बरदस्ती करके बराबर कर रहे हो। तो भैया देखो, अलग अलग व्यू पॉइंट है यहाँ पे, अलग अलग जजेस अलग अलग तरीके से अपने पॉइंट्स को यहाँ पे असर्ट कर रहे हैं। अब आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ओवरऑल कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला था कि वेयरिंग हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम। अब इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में ओवरऑल दोनों जजेस ने ये बोला है कि भाई कौन सी चीज़ एक धर्म के लिए एसेंशियल है, कौन सी नहीं है, ये डिसाइड करेंगे बिलीवर्स और वर्शिपर्स। तो कर्नाटका हाई कोर्ट का ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था कि भाई हिजाब पहनना एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है, इस बात को लेके तो गुप्ता साहब ने और सुधांशु धूलिया साहब ने दोनों ने एक ही बात बोली है कि बिलीवर, वर्शिपर, उस धर्म का फॉलोवर इस बात को डिसाइड करेगा कि क्या एसेंशियल है, क्या एसेंशियल नहीं है। लेकिन गुप्ता साहब ने एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि भाई जब आप पढ़ने के लिए आते हो, और खासकर एक ऐसे स्कूल को पढ़ने के लिए आते हो जहाँ पे ज़्यादातर पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है, तो उस केस में सेक्युलरिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, बराबरी, इक्वलिटी बराबर हो जाती है। वहाँ पे आप एक स्पेशल प्रिविलेज क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो सेक्युलरिज्म के अथोस के अगेंस्ट चला जाएगा। लेकिन धूलिया साहब ने उल्टा बोला है। उन्होंने बोला है कि हमारे देश में कंजर्वेटिव सोसाइटी है, अगर बच्ची को हिजाब नहीं पहनने दोगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएगी। आपका क्या व्यू पॉइंट है नीचे बताना। नेक्स्ट जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरोज नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल में एज्यूम पीएसएलवी रोल। तो देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहा है एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एनजीएलवी, जो कि एक दिन रिप्लेस कर देगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को।
इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ साहब ने बोला। तो जो ऑपरेशनल सिस्टम है हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको रिप्लेस करने के लिए एनजीएलवी नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल आ रहा है। अभी तक ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, दिस वाज अ ट्रस्टेड वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। अब इसको किसी ना किसी दिन तो रिटायर होना ही था, ये मिस्टर सोमनाथ साहब ने बोला। तो इसकी बजाय अब हम एनजीएलवी लेके आएंगे। याद रखिएगा, पीएसएलवी रिटायर हो रहा है, लेकिन जो जीएसएलवी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये रहेगा। जीएसएलवी की कैपेबिलिटीज पीएसएलवी से बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ताकतवर था जीएसएलवी, लेकिन ओवरऑल अब यहाँ पे एनजीएलवी लेके आया जा रहा है, क्योंकि जीएसएलवी भी आप कह लो थोड़ा कॉस्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा है, और जो इसके टेक्निकल सिस्टम्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। एनजीएलवी की बात करो तो एनजीएलवी कॉस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म होगा। 3 स्टेज टू ऑर्बिट वाला जहाज होगा, 3 स्टेजेस में ओवरऑल ये सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में पहुंचाएगा। फिर इसका जो हैवी लिफ्ट व्हीकल होगा ना, वो रीयूजेबल होगा। इसकी जो पे लैड कैपेसिटी होगी वो 10 टन होगी, और सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। एक आंसर दीजिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट हमारी धरती की सरफेस से कितना किलोमीटर ऊपर होता है? लेट्स सी आप में से कितने लोगों को पता है। फिर ये जो न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एनजीएलवी, इसमें सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन होगा। सेमी क्रायोजेनिक बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है, तो सेमी मतलब थोड़ा ठंडे टेम्परेचर से नीचे। तो ये सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन में रिफाइंड केरोसिन को लिक्विड ऑक्सीजन के साथ फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चीपर और एफिशिएंट मैकेनिज्म इसको बताया गया। तो ये जो एनजीएलवी है, इट विल फीचर सिंपल रोबस्ट डिजाइन विच अलाउज बल्क मैन्युफैक्चरिंग, मॉड्यूलरिटी इन सिस्टम्स, सब सिस्टम्स एंड स्टेजेस एंड मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब सैटेलाइट गया वापस आया, तो टर्न अराउंड टाइम कम हो गया। ओवरऑल बल्क मैन्युफैक्चरिंग मतलब तेजी से हम इस ओवरऑल एनजीएलवी नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल को बना सकते हैं। पोटेंशियल यूजेस के बहुत सारे हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, डीप स्पेस मिशंस के लिए, फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए, कार्गो मिशंस के लिए ओवरऑल एनजीएलवी को इस्तेमाल किया जाएगा। जो टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट एसोसिएटेड है इस एनजीएलवी सिस्टम के साथ, ये कहीं ना कहीं चेंज हो रही है पीएसएलवी के रिस्पेक्ट में। तो अब हमारे पास 2 मेन लॉन्चिंग व्हीकल्स होंगे, एक तो एनजीएलवी होगा और दूसरा होगा जीएसएलवी मार्क 3, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये ज़्यादा वजन के सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। एनजीएलवी कॉस्ट एफिशिएंट, लो आप कह लो वेट वाले 10 टन तक के जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च करेगा। ठीक है भाई, एनजीएलवी को बेसिकली इसरो एक बिजनेस मॉडल की तरह बना रहा है। आगे आने वाले समय में इंटरनेशनल स्पेस सेक्टर में कॉम्पीट करने के लिए इसरो के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने खुद के नेशनल सैटेलाइट्स को और बहुत सारे कॉमर्शियल सैटेलाइट्स को, लीज्ड सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सकें, जल्दी लॉन्च कर सकें, कम कॉस्ट में लॉन्च कर सकें। और इसीलिए यहाँ पे ये एनजीएलवी का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये जो एनजीएलवी रॉकेट है एक नेशनल एसेट की तरह काम करेगा, इसरो की एक्सपर्टीज के साथ इसको बनाया जाएगा। इन स्पेस के जो चेयरमैन है पवन गोयनका, और एनएसआईएल की जो सीएमडी है राधाकृष्णन डी, इन्होंने बोला कि इंडिया कमिटेड है प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करने के लिए और इसके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटी। अब 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया है, एक इन स्पेस का, एक एनएसआईएल का। इसकी बात कर लेते हैं। एनएसआईएल क्या है? ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कॉमर्शियल आर्म है। 6 मार्च 2019 को इसको बनाया गया था अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड कंपनी एक्ट 2013। एनएसआईएल का मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंडियन स्पेस प्रोग्राम में बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं एनएसआईएल डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस एनजीएलवी के साथ, क्योंकि एनजीएलवी की बेसिस पे हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को स्पेस इंडस्ट्री में बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक सिंगल विंडो ऑटोनॉमस एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है इन स्पेस, सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी विद फंक्शंस एज एन ऑटोनॉमस एजेंसी इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है भाई, तो ये और हमने 2 चीजें देखी। फिर कजाकिस्तान में एक मीटिंग हुई है सीसा की, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो ये जो सीसा है, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखो तो इंडिया इसका को फाउंडिंग मेंबर है। देखिए 27 नेशन सीसा पीस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ग्रुपिंग ऑफ एशियन कंट्रीज। बेसिकली जो 27 नेशन ने इसको को फाउंड किया था, इसमें इंडिया एक नेशन था, पाकिस्तान भी यहाँ पे था।
अब ओवरऑल यहाँ पे जब मीटिंग हो रही थी अस्ताना कजाकिस्तान में इसको लेके, तो पहले तो सामने आया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने यहाँ पे उल्टी सीधी बकवास करनी शुरू की। पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या बोला, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला कि इंडिया ने ट्रैम्पल किया है द विल ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और नई दिल्ली को एक्यूज किया कि जम्मू एंड कश्मीर में बुलेट की मतलब गोलियों के दम पे इलेक्शन कंडक्ट कर रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैलेट के दम पे नहीं कंडक्ट कर रही। फिर ये क्या बोलते हैं कि इंडिया इज अ थ्रेट टुवर्ड्स माइनॉरिटी। सोचो, माइनॉरिटी के लिए इंडिया थ्रेट है, पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है जिन्होंने अपनी माइनॉरिटीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जो एक कंट्री ही बने थे ओवरऑल मुस्लिम ये हिंदूज और सिख को मार के। वो जो नफरत पैदा की थी मुस्लिम लीग ने, उसी से तो कम्युनल दंगे फैले थे भाई। हिंदुओं ने मुस्लिमों को काटना शुरू कर दिया, मुस्लिम से हिंदू, जो लोग सदियों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, धर्म के नाम पे एक दूसरे को काटना चालू कर दिया, रेप करना शुरू कर दिया, माइंडलेस क्राइम। एक भाई बहन जो छोटे से एक दूसरे को भाई बहन बोलते थे, सगे नहीं थे, हिंदू फैमिली का मुस्लिम फैमिली का, वही उस लड़की को रेप कर रहा था जब इस प्रकार का प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये जो नफरत फैली थी, उस नफरत ने दो देश बनाए, और पाकिस्तान ने नफरत मेंटेन रखी। आज की डेट में अगर आप पाकिस्तान में जाके देखो तो आपको कोई भी हिंदू और सिख माइनॉरिटी किसी बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन पे नजर नहीं आएगी। कभी कहीं इक्का दुक्का मिल जाए। इंडिया के अंदर आप देख लीजिए, बहुत से इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स मिलेंगे आपको, सिख मिलेंगे, क्रिश्चियंस मिलेंगे, जो कि बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, और इसीलिए इंडिया आज ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, क्योंकि इंडिया में हर तबके के इंसान को मौका मिला है आगे बढ़ने का। और इंडिया का कोई इंसान अगर ऊपर जाएगा तो वो देश की डेवलपमेंट में तो रोल प्ले करेगा, वो किसी भी धर्म का, उससे फर्क क्या पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में उन्होंने माइनॉरिटीज़ को, हिंदुओं सिखों को ऊपर उठने ही नहीं दिया कि नहीं भाई धर्म के नाम पे। और वही पाकिस्तान आज की डेट में इंडिया को लेक्चर करता है कि नहीं भाई इंडिया यहाँ पे अत्याचार कर रहा है। तो जब पाकिस्तान ने ये बात बोली तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ने बोला कि भैया हम नॉर्मल रिलेशंस डिज़ायर करते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान को क्रेडिबल, वेरीफिएबल और इरिवर्सिबल एक्शन लेने पड़ेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए। हमारी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने बोला है कि इंडियाज़ नेबर, ये जो पाकिस्तान है, ये टेरर ग्रुप को सपोर्ट करता है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक करता है, और ओवरऑल ये पहले अपने घर को ठीक कर लें, उसके बाद हम पे ऊपर बकवास करना शुरू करें। फिर मिस मीनाक्षी लेखी ने यह भी बोला है कि इंडिया इस साल एक नंबर ऑफ हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करेगा ऑन काउंटरिंग टेरर, और गवर्नमेंट ये इंटेंड करती है कि पाकिस्तान से ये जो टेरर फाइनेंसिंग ऑरिजिनेट हो रही है, इसको यहाँ पे रोका जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग को लेकर 18 से 21 अक्टूबर में एक डिसीजन लेगा। इंडिया ऑब्वियसली बात है, कोशिश करेगा कि पाकिस्तान कम से कम ग्रे लिस्ट पे तो बना रहे। हालांकि इस बार चांसेस हैं कि शायद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए। मीनाक्षी लेखी जी ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोला है कि पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, माइनॉरिटीज़ को अटैक करता है, और ये हमें लेक्चर दे रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक करें। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करने वाली एक कंट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्चुअली द ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म एंड कंटिन्यूज टू बी द सोर्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान अपने ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। इनके सारे रिसोर्सेस टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए और सस्टेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये क्लियर कट शब्दों में मीनाक्षी लेखी जी ने बोल दिया। मीनाक्षी लेखी जी ने यह भी बोल दिया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं यहाँ पे पाकिस्तान ने। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने बहुत से न्यूमरस इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसमें 50.2 बिलियन रुपीस, लगभग $600 मिलियन भारत सरकार ने एलोकेट किए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को। बीच में कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, फेक न्यूज़ थी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भारत सरकार हटा रही है, बाद में इसको क्लियर कर गया कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर से अक्सर कभी खबरें निकल के आती हैं कि माइनॉरिटीज़ की प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हिंदू टेम्पल हो गया, सिख गुरुद्वारा हो गया, उसको तोड़ दिया, आग लगा दी, हिंदू और सिख कम्युनिटी की वुमेन को फोर्सिबली एब्डक्ट कर लिया, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये सब बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ के ज़्यादा लोग ध्यान में नहीं देते, क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड है पाकिस्तान के अंदर, तभी तो वहाँ पे माइनॉरिटी बची नहीं। फिर अगले महीने नई दिल्ली थर्ड नो मनी फॉर टेररिज्म को कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा। तो ये नो मनी फॉर टेररिज्म मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होस्ट होगी, जहाँ पे 100 से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये 2 डे की जो कॉन्फ्रेंस होगी 18 से 19 नवंबर से, प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। फिर अगर आप देखो
तो 28 और 29 अक्टूबर को इंडिया होस्ट करेगा एक स्पेशल मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के एम्बेसडर्स और रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। P5 कंट्रीज यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, इनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। 26/11 टेरर अटैक की जो मेमोरियल है वहाँ पे जाके रीथ ले करेंगे। मीटिंग्स होगी दिल्ली में, और ऑब्वियस बात है टेररिज्म से रिलेटेड कुछ रेजोल्यूशंस लाए जा सकते हैं जिनको हो सकता है चाइना फिर से वीटो कर दे। फिर नेक्स्ट GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन पॉल्यूशन कंट्रोल। पैडी स्ट्रॉ पैलेट यूनिट्स बनाना स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए। तो भैया जब भी एक फसल लगाई जाती है, जब उस धान को काटा जाता है, हार्वेस्टिंग होती है, तो उसके बाद जो स्टॉक्स, जो स्ट्रेज बच जाते हैं उनको जला देते हैं फार्मर्स, और उसको बोला जाता है स्टबल बर्निंग। और ये स्टबल बर्निंग दिल्ली NCR रीजन में खतरनाक पॉल्यूशन कॉज करता है। तो इसको रोकने की बहुत ही सिंसियर कोशिश की जा रही है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ओवरऑल रीजनल स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा पिछले कई सालों से। तो स्टबल बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा के इंसिडेंसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 50 करोड़ की स्कीम लॉन्च की है टू इंसेंटिवाइज इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप पैडी स्ट्रॉ पैलेटाइजेशन एंड टॉरिफिकेशन प्लांट्स। टॉरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? तो बायोमास, मतलब ये जो पर्टिकुलर स्टबल है, इसका टॉरिफिकेशन में क्या होगा कि जो वुड और ग्रेन है इसका पायरोलिसिस किया जाएगा एट अ टेम्परेचर बिटवीन 200 to 320 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस टॉरिफिकेशन के थ्रू इस पर्टिकुलर वुड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बायोमास की प्रॉपर्टी हैं, वो कुछ इस प्रकार से बदलेंगी कि बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, एंड प्रोडक्ट होगा, इसको कंबशन और गैसिफिकेशन एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो पैडी का स्ट्रॉ का टॉरिफिकेशन होगा ना, इस टॉरिफिकेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट होगा ना, इस एंड प्रोडक्ट को आप थर्मल पावर प्लांट्स में कोल के साथ मिक्स कर सकते हो। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो पैलेटाइजेशन होता है और टॉरिफिकेशन होता है, ये दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। टॉरिफिकेशन अगर आप करते हो ना, तो टॉरिफिकेशन के बाद जो एंड में बायोमास मिलता है, वो बायोमास पैलेट से थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होता है। उस पर्टिकुलर बायोमास को आप क्या कर सकते हो कि कोल के साथ मिक्स कर सकते हो, और कोल के साथ मिक्स करके एक्चुअली जैसे कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे कोयले को जगा के पानी को गर्म करके स्टीम बना के ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, तो वहाँ पे ओवरऑल इस टॉरिफाइड बायोमास को इस्तेमाल करके एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कोयले के कंजम्पशन को भी कम किया जा सकता है। तो सरकार ने क्या किया है कि गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड की, जिससे रेगुलर पैलेटाइजेशन प्लांट्स और टॉरिफिकेशन प्लांट्स बनाए जा सकें। रेगुलर पैलेटाइजेशन प्लांट्स के लिए ओवरऑल अगर आप देखो, वो प्लांट्स जो कम से कम पर घंटे 1 टन स्टबल बर्निंग के जो बायोमास है उसको प्रोसेस कर सकें, तो उसके लिए सरकार की तरफ से 35 लाख की फंडिंग मिलेगी। मैक्सिमम 70 लाख तक की फंडिंग मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट कैपेसिटी। वहीं पे अगर आप टॉरिफिकेशन प्लांट की बात करो, तो टॉरिफिकेशन प्लांट के लिए 70 लाख तक की फंडिंग मिल सकती है। 1.4 करोड़ तक भी ये फंडिंग जा सकती है। समझ गया बात को? तो पैलेटाइजेशन यूनिट्स और टॉरिफिकेशन प्लांट्स, ये दो चीज़ें बनाने की बात की जा रही है। पैलेटाइजेशन यूनिट्स के लिए थोड़ा जो पैसा दिया जा रहा है थोड़ा कम है, टॉरिफिकेशन प्लांट्स के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है भाई। पंजाब और हरियाणा के अंदर 27 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ जनरेट होता है। ठीक है। अब इस 27 मिलियन टन का 75% लगभग 20 मिलियन टन नॉन बासमती राइस से आता है, और ओवरऑल इस नॉन बासमती राइस के अंदर सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये 20 मिलियन टन किसी कैटल फॉडर की तरह भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, मतलब भेड़ बकरियों गायों को भी नहीं खिलाया जा सकता, तो इसको जलाना ही पड़ता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई या तो ओवरऑल आप इसको बायो डिकम्पोजर के साथ इस्तेमाल कर लो, बायो डिकम्पोजर की मदद से इसको फर्टिलाइज़र में बदल दो, या फिर आप क्या करो कि टॉरिफिकेशन करके या पैलेटाइजेशन करके इसको एक ऐसे बायोमास में कन्वर्ट कर दो जिसे ओवरऑल किसी बॉयलर या थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये दो बढ़िया तरीके हैं। जलाओ मत, क्योंकि जलाने से पूरे दिल्ली NCR रीजन का जो आप कह लो इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स हम लोग लें जिससे ओवरऑल स्टबल बर्निंग के इंस्टेंसेस कम हो सके। अगर आप देखो तो इस साल 12 अक्टूबर तक 867 इंस्टेंसेस स्टबल बर्निंग के पंजाब में देखने को मिल चुके हैं। पिछले साल ये नंबर 925 था एक समय तक के लिए, और 2020 जब पैंडमिक आया था 3325 इंसिडेंट्स थे। तो पिछले ही 2 सालों में 2021 और 2022 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंटों के एफर्ट के चलते बहुत हद तक स्टबल बर्निंग के इंसिडेंसेस को कम किया गया। ये डाटा कहाँ से मिला है? तो ये डाटा मिला है कंसोर्टियम फॉर रिसर्च
ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस, क्रियाम्स लेबोरेटरी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ से। तो क्रियाम्स लेबोरेटरी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से डाटा निकला है। 12 अक्टूबर तक इस साल 867 इंस्टेंसेस ऑफ स्टबल बर्निंग इन पंजाब। पिछले साल ये 925 था और 2020 में 3325 था, तो फिर भी ठीक ठाक कम हुआ। फिर एक स्टडी कंडक्ट की है यहाँ पे। सबसे पहले तो समझिए कि स्टडी कंडक्ट किसने की है। तो इसको कंडक्ट किया है, पहले स्टडी का टाइटल देखिए। स्टडी का टाइटल है एम्प्लॉयमेंट गारंटी ड्यूरिंग कोविड-19, द रोल ऑफ मनरेगा इन द ईयर आफ्टर द 2020 लॉकडाउन। ये स्टडी का टाइटल है। कंडक्ट किया है इसको सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। एक तो सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है इसमें, फिर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, फिर कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डिसेमिनेशन, समाज प्रगति सहयोग और नरेगा कंसोर्टियम। तो इन सब ने मिलकर ये पर्टिकुलर स्टडी बनाई है। और स्टडी के बेसिस पे क्या बोला गया है, मनरेगा ने ओवरऑल कोविड के समय पे और कोविड के बाद कितने लोगों की मदद की। तो ये जो पर्टिकुलर स्टडी है ये एम्पेरिकल एविडेंस प्रोवाइड कर रही है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे जिन जिन लोगों को भी वेज लॉस हुआ, मनरेगा ने किस हद तक उनकी वेज लॉस को कंपनसेट किया। तो 20 से 80% ऑफ द इनकम लॉस को मनरेगा ने कंपनसेट किया है। मतलब जिन लोगों की नौकरियां गई, जिन लोगों की वेज लॉस हुई और जिनको मनरेगा के अंदर काम मिला, मनरेगा ने उनकी वेज लॉस को 20 to 80% के बीच में कंपनसेट किया है। 2020 की यहाँ पे बात हो रही। तो अपने आप में एक बड़ी बात हो गई है कि भाई जिसके पास से बिल्कुल ही उसकी कमाई का साधन चला गया हो, उसकी 20 से 80% कमाई दे देना उसको, ये एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ कैच है, वो कैच समझने पड़ेंगे। 2020-21 में 39% ऑल जॉब कार्ड होल्डिंग हाउस होल्ड्स को कोई काम ही नहीं मिला। तो मतलब अगर 2020-21 जिस साल मनरेगा फैल रहा था, जिस साल कोविड फैल रहा था, अगर 100 हाउस होल्ड काम मान रहे हैं तो 39% मतलब 39 हाउस होल्ड को कोई काम मिला ही नहीं। मतलब अगर 100 हाउस होल्डों ने काम मांगा है तो 39 हाउस होल्ड को कोई काम मिला ही नहीं है। इस हद तक हालात खराब थे। तो नो डाउट मनरेगा में जो अलॉटमेंट था पैंडेमिक ईयर में वो बहुत ज़्यादा था। उस अलॉटमेंट के बावजूद भी 39% लोग ऐसे थे जिनको काम, जिन्होंने मांगा बट काम मिला नहीं। एक्चुअली में इस टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है, इसने किस किस जगह को सर्वे किया, तो 4 स्टेट सर्वे किए गए, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इस पर्टिकुलर सर्वे में अगर अलग अलग इलाकों में रेंज देखा जाए इनकम का, तो एनुअल हाउस होल्ड इनकम की बात की जा रही है, पूरा घर साल में कितना कमाता है। तो अगर आप देखो तो फुलपुरास बिहार में जो एवरेज हाउस होल्ड एनुअल इनकम है वो है 33,414, और वहीं पे घाटी गांव मध्य प्रदेश पहुंच जाओ तो है 1,06,558। फिर बेदार कर्नाटका में जो डिप हुआ था इनकम में वो हुआ है 56.4%, और सुरगुना महाराष्ट्र में कितना हुआ है 8.9%। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। अगर किसी ने काम मांगा है तो उसको काम मिलना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। 39% हाउस होल्ड को कोई काम मिला ही नहीं। समझ के बात को। और जब उनसे ये पूछा गया कि आपको काम क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने बताया कि मनरेगा वर्क साइट ही ज़्यादा नहीं है। एक तो इन लोगों से ये पूछा गया कि मनरेगा के अंदर आप क्या चेंजेस चाहते हो, तो इन्होंने बताया कि देखिए जो 100 दिन प्रति साल का काम है ना पर हाउस होल्ड, वो पर हाउस होल्ड नहीं पर इंडिविजुअल होना चाहिए। तो एक हाउस होल्ड के अंदर 3 इंडिविजुअल्स हैं तो तीनों को 100 दिन काम मिलना चाहिए पूरे साल में, ना कि एक हाउस होल्ड के एक पर्सन को या कलेक्टिवली हाउस होल्ड को पूरे साल में 100 दिन का काम मिले। इंडिविजुअल बेसिस पे 100 दिन होना चाहिए। अभी इंडिविजुअल बेसिस पे क्या 100 दिन मिलेगा जब पर हाउस होल्ड ही पूरा 100 दिन नहीं मिल पा रहा। फिर एक और बात यहाँ पे इन लोगों के द्वारा कही जा रही है कि भाई इनफ नंबर ऑफ मनरेगा वर्क साइट नहीं है। तो चूंकि इनफ नंबर ऑफ मनरेगा वर्क साइट नहीं है, इसलिए सारे हाउस होल्ड को काम भी नहीं मिल पाता। चूंकि समझिए क्या है, मनरेगा में फ्री में पैसा नहीं बांटा जा रहा है। अगर कोई इंडिविजुअल जाके मनरेगा के अंदर काम मांग रहा है तो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने कुछ ना कुछ ऐसा काम आइडेंटिफाई भी कर रखा हो। कहीं कुआं खोदना है, कहीं हॉस्पिटल बनाना है, कहीं स्कूल की दीवार खड़ी करनी है, इस प्रकार का कोई काम भी तो होना चाहिए, तभी मनरेगा के अंदर फंड आएंगे। मनरेगा का फंड ऐसे नहीं बेचती केंद्र की सरकार कि भाई हाँ बस लोगों को मनरेगा का काम देना है। काम के साथ साथ काम हुआ किस चीज़ पे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इसकी रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। तो चूंकि इनफ नंबर ऑफ वर्क साइट्स नहीं है मनरेगा में, इसलिए भी कम लोगों को काम मिल पा रहा है। तो एक तो इनफ नंबर ऑफ वर्क साइट्स नहीं, इसलिए काम मिल पा रहा। फिर एक और इशू है, ओवरऑल मनरेगा एक्ट के अंदर आपने जब काम किया, काम करने के 15 दिन के अंदर आपको आपका हर्जाना मिल जाना चाहिए। लेकिन कोविड साल में
जितने भी हाउस होल्ड्स ने मनरेगा में काम किया, केवल 36% हाउस होल्ड्स को 15 दिन के अंदर उनका हर्जाना मिला, बाकियों का हर्जाना लेट हुआ, बहुत सारे लोगों का अभी भी पेंडिंग है। तो ये बहुत से इश्यूज यहाँ पे पॉइंट आउट किए गए हैं। ठीक है भाई, आ जाते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। जो पहला आर्टिकल है उतना यूजफुल मुझे लगा नहीं तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। दूसरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वजीत भट्टाचार्य साहब ने लिखा है इसको, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, क्या बोल रहा है। फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और भैया कंट्री मैनेजर रह चुके हैं इंटरनेशनल बैंकिंग फॉरेन बैंक में। अब देखिए क्या बोल रहा है। आरबीआई के ऊपर अक्सर कर ये इल्जाम लगाया जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आरबीआई की वजह से खत्म हो रहे हैं। आरबीआई रुपी के डाउनफॉल को बचाने के लिए बहुत सारा पैसा निकाल रहा है फॉरेक्स से और इसलिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व गिर रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व कितने गिरे हैं तो भैया देखो, 8 सितंबर 2021 को हमारे फॉरेक्स रिजर्व थे $642 बिलियन और अब वो 30 सितंबर 2022 को हो चुके हैं $537 बिलियन। तो $642 बिलियन से $537 बिलियन इन द टाइम रेंज ऑफ 8 सितंबर 2021 टू 30 सितंबर 2022। इतनी तेजी से फॉरेक्स रिजर्व और मेंटेन कौन करता है फॉरेक्स एक्सचेंजेस को? आरबीआई। तो मतलब आरबीआई यहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रही? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए आरबीआई का ये काम है कि डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा रेगुलेट करे आरबीआई। लेकिन अब आप समझिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रेगुलेशन का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और बहुत हद तक बैंक्स भी करती हैं। इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स सीधे सीधे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, कुछ फॉरेन एक्सचेंज आप कह लो, मतलब जो फॉरेन जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, उस प्रकार के कुछ फॉरेन एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे फॉरेन करेंसी में डीलिंग की जाती है, बट वो बहुत हद तक मार्केट प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करता है। नॉर्मल कल फॉरेन करेंसी का इशू और जो भी उसकी लिक्विडिटी है मार्केट में, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे डिपेंड करती है और कुछ हद तक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे डिपेंड करती है। हालांकि रेगुलेटर यहाँ पे आरबीआई है, लेकिन आरबीआई रेगुलेटर है। जो भी फॉरेक्स मार्केट में रुपी की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, वो मार्केट मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। आरबीआई का इंटरवेंशन काफ़ी कम है। अब अगर आप बात करो तो सेक्शन 40 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, जिसका टाइटल है ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज, वो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा वो रेट एट विच आरबीआई शैल बाई और सेल फॉरेक्स टू बैंक्स ऑथराइज्ड पर्संस। मतलब सेक्शन 40 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से आरबीआई किस हद तक फॉरेन करेंसी को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यानी पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी को बेचेगा या उनसे खरीदेगा, ये डिसाइड करेगी केंद्र की सरकार। और केंद्र की सरकार किस हिसाब से डिसाइड करती है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के साथ जो भी इंडिया के एसोसिएशंस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो भी भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिनको देखते हुए भारत सरकार वो रेट डिसाइड करेगी अंडर सेक्शन 40 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, जिस रेट पे ओवरऑल फॉरेक्स एक्सचेंज की डीलिंग होगी बिटवीन आरबीआई एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। मतलब आरबीआई पीएनबी को किस बेसिस पे फॉरेक्स एक्सचेंज दे रही है और किस बेसिस पे उससे खरीद रही है, ये डिसाइड करने की ताकत केंद्र की सरकार के पास है। अब आप समझिए, रुपी टू डॉलर की वैल्यू बहुत बदली है। नवंबर 1988 में $1 में 8 रुपये आता था, आज 2022 में $1 में 82 रुपया से ज़्यादा आ रहा है। तो रुपी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिप्रिशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। नवंबर 1981 में आईएमएफ ने $5 बिलियन के स्पेशल ड्राइंग राइट्स दिए थे। $5 बिलियन के स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये यूएस डॉलर्स में लगभग $6.25 बिलियन हो जाता है। तो धीरे धीरे करके आप देखोगे तो जैसे जैसे हमने फॉरेन एजेंसी से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाना शुरू किया, उस हिसाब से हमें अपनी इकोनॉमी और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को वर्ल्ड मार्केट से जोड़ना पड़ा। तो हमारी करेंसी भी वर्ल्ड मार्केट से पहुंची। तो मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पे हमारी करेंसी फ्लक्चुएट होने लगी और हमारी करेंसी धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने लगी। और वो डेप्रिसिएशन शुरू में हमको खला नहीं, इसलिए नहीं करा क्योंकि जितनी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी उतने ही हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव होंगे। तो ये अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है। और चूंकि हमारी करेंसी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई है तो ये हमें चुभ रहा है। रीज़न बीइंग कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और ये इंपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हिला रहा है। समझिए, आरबीआई हर बैंक के ऊपर एक ओवरनाइट लिमिट, एक डे लाइट लिमिट लगाता है। मतलब आरबीआई अगर किसी पर्टिकुलर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे रहा है, मान लो $5 बिलियन दे दिए, 5 बिलियन यूरो दे दिए, जो भी दे दिया, तो किस हद तक इन फॉरेक्स रिजर्व्स को दिन में खर्च कर सकती है वो बैंक और नाइट तक उसकी क्या लिमिट है, जब अकाउंट सेटलमेंट का समय आएगा तो कितना, किस प्रकार से सेटलमेंट होगा, इसकी प्रॉपर लिमिट्स तय कर रखी हैं आरबीआई ने बैंकों के ऊपर।
तो बैंकों की लिमिटेड एबिलिटी है और बैंक भी किसी की स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करती है। बैंक स्पेकुलेशन नहीं कर सकती, समझिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल आरबीआई ने मान लो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को $2 बिलियन दिए। अब इस $2 बिलियन को लेके एक बैंक इंटरनेशनल मार्केट में स्पेकुलेशन नहीं कर सकती है। तो स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एसबीआई के पास आरबीआई की तरफ से $2 बिलियन आ गए, तो अब एसबीआई के अकाउंट में $2 बिलियन पड़े, तो एसबीआई किसी इंटरनेशनल मार्केट में वो $2 बिलियन इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाना चाहे वो एसबीआई नहीं कर सकती, क्योंकि आरबीआई ने साफ साफ बोला है कि पैसा जो आरबीआई की तरफ से फॉरेक्स रिजर्व किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को दिया जा रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जा रहा है, स्पेकुलेशन के लिए दिया जा रहा है, आपके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि वो पर्पस क्या है। तो वो पर्पस है, अब आप समझो दोस्तों, मान लो मैं एक इम्पोर्टर हूँ और मैं चाइना से गारमेंट इंपोर्ट कर रहा हूँ या फैब्रिक इंपोर्ट कर रहा हूँ और उस फैब्रिक से कपड़े बना के मैं बेचूंगा मार्केट में। दिवाली का सीजन आ रहा है तो लोग शॉपिंग वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैंने चाइना से फैब्रिक इंपोर्ट किया। मान लो मैंने 5 करोड़ रुपए का चाइना से फैब्रिक इंपोर्ट किया, तो मैं 5 करोड़ रुपए की पेमेंट करूंगा चाइना में। लेकिन चाइना वाले बोलेंगे कि यार हम पेमेंट तुम्हारी इंडियन रुपी में नहीं लेंगे, हमें पेमेंट चाहिए डॉलर्स में। समझ के बात को? तो हमें डॉलर्स में पेमेंट चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में अब मेरे पास डॉलर थोड़ी ना है, मेरे पास तो इंडियन रुपी है। तो मेरी जो बैंक होगी, मान लो मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो पंजाब नेशनल बैंक वालों से मैं बोलूंगा कि भाई मेरे बिहाफ पे मेरा जो रुपया वाला अकाउंट है उस रुपए को तुम डॉलर में कन्वर्ट करो और चाइना वाले को पेमेंट कर दो। समझ गया? तो रुपए की पेमेंट को मेरा बैंक पीएनबी डॉलर में कन्वर्ट करेगा और वो डॉलर दे दिया जाएगा चाइना वाले एक्सपोर्टर को। तो यहां पे क्या हुआ, फॉरेक्स करेंसी देश के बाहर गई। क्योंकि मैंने बाहर से फैब्रिक इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया था तो मैंने उसकी पेमेंट की। पेमेंट ऑब्वियस सी बात है मैं रुपी में नहीं कर पाया, क्योंकि जो चाइना वाला सप्लायर है वो बोल रहा है कि मुझे पेमेंट डॉलर में चाहिए, तो वो डॉलर वाली पेमेंट मेरे बिहाफ पे पीएनबी ने दे दी रुपी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट करके। तो इससे आप समझ सकते हो कि जितना इंडिया के अंदर इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है ना, जितना इंडिया के अंदर इंपोर्ट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो गिरेगा। इसीलिए इंपोर्ट्स खतरनाक होते हैं। अब अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं हम उतना एक्सपोर्ट करें तो चीज़ें बैलेंस रहती हैं। हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम डॉलर्स में पेमेंट मांगेंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाती हैं। बट हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं और हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो इफेक्टिवली देर इज आउट गो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर हमारे देश से बाहर जा रहा है और वो चीज़ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को गिरा रही है। और ऑथर यही बोल रहा है कि इसी चीज़ की वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहे हैं। तो ये जो आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते रहते हो ना कि आरबीआई की पॉलिसी अच्छी नहीं है, आरबीआई की वजह से हमारे जो डॉलर्स हैं वो कम हो रहे हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, ये जो पूरा फैक्टर है पूरी तरीके से सही नहीं है। आरबीआई ने बैंकों के ऊपर लिमिट लगा रखी है, बैंक कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। लेकिन हाँ, ऑब्वियस ही बात है, इम्पोर्ट फ्री है। इंपोर्ट पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोल रखा है इंपोर्टर्स को, ठीक है भाई तुम इंपोर्ट कर सकते हो, तुम फैब्रिक इंपोर्ट कर सकते हो, टॉयज इंपोर्ट कर सकते हो, रेडीमेड कह लो गारमेंट्स इंपोर्ट कर सकते हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो, बल्क ड्रग दवाइयाँ इंपोर्ट कर सकते हो। तो हम अगर कुछ इंपोर्ट करेंगे तो कोई बाहर वाला हमें फ्री में ना देगा चीज़ें, उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। पेमेंट जब हम देंगे तो इंडियन रुपीज़ में पेमेंट नहीं दे सकते, यूएस डॉलर चाहिए, और यूएस डॉलर हमारे फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट है। तो वो यूएस डॉलर हमारे फॉरेक्स रिजर्व से निकल के बाहर जा रहा है, इसलिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे हैं। और चूंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे हैं, ओवरऑल फॉरेक्स करेंसी हमारे देश से बाहर जा रही है। एक और प्रॉब्लम है, ये जो एग्रेसिव रेट हाइक किए हैं फेडरल रिजर्व यूएसए ने, उसके चलते भी जो एफआईआई के थ्रू बहुत सारा फॉरेक्स इंडिया के मार्केट में आया था वो भी देश से बाहर जा रहा है। तो इसके चलते ओवरऑल हमारे रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है। रूपी के अप्रिशिएट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो पता है क्या है? कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाए। अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली रूपी अप्रिशिएट करने लगेगा, क्योंकि जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कहीं ना कहीं बाहर की फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी। उस फॉरेन करेंसी, अब देखो मान लो मैं एक एक्सपोर्टर हूँ और एज एन एक्सपोर्टर मैंने दवाइयाँ एक्सपोर्ट की यूएसए में 5 करोड़ रुपए की, तो मेरे पास बाहर से 5 करोड़ रुपए डॉलर्स में आएंगे। वो आ जाएंगे किसके पास? मेरी बैंक के पास। मान लो पीएनबी में अकाउंट है। अब वो बैंक क्या करेगी कि वो जो डॉलर आए हैं उस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके मेरे अकाउंट में डाल देगी और डॉलर डाल देगी आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में, तो हमारे फॉरेक्स बढ़ जाएंगे।
तो इससे रुपये की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, और जब रुपये की डिमांड बढ़ेगी, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करती है। चाय मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसकी दाम बढ़ जाएंगे, और चाय मार्केट में थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो दाम घट जाएंगे। डिमांड सप्लाई का समझते हो ना आप मैकेनिज्म। तो ये चीज़ है। तो रुपये की अगर डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू अप्रिशिएट होगी रुपये की, और रुपये की डिमांड घटेगी तो वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। अभी रुपये की डिमांड घटी हुई है क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट बढ़ाने ज़रूरी है, इसलिए सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने के ऊपर इतना फोकस करती है। थोड़ा लंबा हो गया, इस आर्टिकल को समझाना थोड़ा ट्रिकी था बट ज़रूरी भी था। अब जर्नलिज्म की बात की जा रही है कि भाई जर्नलिज्म के अंदर अगर आप थोड़ा लेट हो जाओ तो ठीक है, बट गलत नहीं होना है, डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलानी है। अब जैसे कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया जा रहा, थोड़ी सेंसिटिव बात है कि 2018 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एक केस चला रहा था, किसके अगेंस्ट? यूएस मोटर बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन के अगेंस्ट, कि इन्होंने अपना सामान इंपोर्ट किया इंडिया के अंदर, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम बढ़ी। अब डीआरआई पहले तो इन्वेस्टिगेशन चला रही थी, बीच में डीआरआई ने एकदम से ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया। तो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि शायद फ़ोन पे प्रधानमंत्री मोदी जी की और यूएस डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई 8 फरवरी 2018 को, और उसके बाद शायद यूएस के प्रेशर के अंदर इंडिया ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स के ऊपर ये जो इंपोर्ट ड्यूटी को लेके बहस चल रही थी और हाई इंपोर्ट ड्यूटी इंपोजिशन की बात हो रही थी, इसके लिए इंडिया ने जो भी केस चल रहा था उसको बंद कर दिया, मे बी अंडर यूएस प्रेशर। अब जब ये पर्टिकुलर न्यूज़ एनोनिमस सोर्स के थ्रू पहुंची जर्नलिस्ट के पास, तो जर्नलिस्ट बोल रही कि मैंने इसको वेरीफाई किया। यहाँ पे जर्नलिस्ट अपनी तारीफ कर रही हैं कि नॉर्मल केस में कोई भी दूसरा जर्नलिस्ट होता तो बिना वेरीफाई किए इस न्यूज़ को पब्लिश कर देता, क्योंकि दिस इज़ वायरल न्यूज़। इस प्रकार की जो न्यूज़ होती हैं वो जर्नलिस्ट ढूंढते रहते हैं। इससे क्या है कि उनकी टीआरपी वगैरह बढ़ती है, उनका ओवरऑल जो न्यूज़पेपर है वो ज़्यादा बिकता है। बट इन्होंने डबल चेक किया, कुछ दिन तक इंतज़ार किया, फिर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में एक डीआरआई ऑफिशियल ने जब न्यूज़ कन्फर्म की, उसके बाद उन्होंने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को छापा। फिर ये बता रही कि कई बार जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर के ऑफिस में अननेम्ड लिफाफे आ जाते हैं, उस अननेम्ड लिफाफों के अंदर कुछ जेन्युइन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नज़र आते हैं, जिसको फेस ऑफ पे देख के लगता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन लग रहा है, इसको छापा जा सकता है, इसको सही माना जा सकता है। बट इंस्टेंटली पब्लिश करना सही नहीं होता है, जर्नलिस्टिक नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है, क्योंकि कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाती है, फेक निकल जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को पहले वेरीफाई करो और उसके बाद उसको पब्लिश करो। इस कंटेक्स्ट में एक और एग्जांपल बता रही, 15 जून 2020 लद्दाख की गलवान वैली में लड़ाई हुई, 20 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए। अब उसके बाद चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी के कौन कौन से सोल्जर्स मरे, इसकी एक लिस्ट सर्कुलेट होने लगी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे इंडिया के जो पब्लिकेशंस थे, न्यूज़ चैनल से, उन्होंने उसी लिस्ट को फिर दिखाना शुरू कर दिया। बाद में भारत सरकार ने तो एक्चुअली में बोला कि बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स मरे थे, लेकिन कौन से, उनके नाम क्या थे, इसकी कोई लिस्ट भारत सरकार ने भी नहीं निकाली। और चाइना ने तो साफ साफ बोल दिया कि कोई नहीं मरा। चाइना ने बहुत बाद में बोला कि 4 लोग मरे। तो मतलब ये जो मैड रश होता है ब्रेकिंग स्टोरीज को पब्लिश करने का, वो जर्नलिस्टिक एथोस और नॉर्म्स और एथिक्स को वायलेट करता है। बस यही बता रहे हैं। इसलिए प्रॉपर तरीके से चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही पब्लिश करना चाहिए। फिर वही आर्टिकल है, देखिए, स्प्लिट ओवर हिजाब को लेके, हिजाब के रिस्पेक्ट में 2 जज बेंच ने यहाँ पे क्या जजमेंट दिया, गुप्ता साहब ने यहाँ पे क्या बोला, हिमांशु धूलिया साहब ने यहाँ पे क्या बोला, ये दोनों ही पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं लिखा है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल आर्टिकल में जो करंट अफेयर्स बताया है उसके रिस्पेक्ट में, तो अलग से फिर से इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। और अगला आर्टिकल, गुजरात शोड अ मेगा इवेंट दैट कैन बी हेल्ड विदाउट स्प्लर्जिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। 36वें नेशनल गेम्स को गुजरात के 6 शहरों में कंडक्ट किया है इंडिया ने, और बड़े ज़बरदस्त और सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट किया है। इंडिया एम कर रहा है कि आगे आने वाले समय में हम ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे, और 3 महीने के नोटिस पे अगर हमने नेशनल गेम्स को कंडक्ट कर दिया तो अपने आप में बड़ी बात है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, दोनों ने टेंडम में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे टॉप एथलीट्स पुल ऑफ कर गए थे, बट फिर भी इवेंट सक्सेसफुल रहा। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, अचंत शरद कमल, हिमा दास, दूती चंद, तानू दास, बी साईनाथ, प्रणीत सबने पार्टिसिपेट किया। एथलेटिक्स के नए 38 गेम्स रिकॉर्ड्स बने हैं, एक्वाटिक्स के 36 नए रिकॉर्ड बने हैं। पोल वॉल्टर्स, रोजी मीना, पॉल राज, शिवा सुब्रमण्यम, 35 किलोमीटर रेस वॉकर राम बाबू, वेट लिफ्टर एन अजीत, सांबो लापुंग 96 केजी मैन, इन सब ने नए नेशनल रिकॉर्ड्स यहाँ पे सेटअप किए। सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, 61 गोल्ड, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज। स्टेट में बात की जाए तो महाराष्ट्र 39 गोल्ड, 38 सिल्वर, 63 ब्रॉन्ज, महाराष्ट्र नंबर 1 पे।
गुजरात जो होस्ट स्टेट था उसने 13 गोल्ड, 15 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज, 12वें नंबर पे। स्विमर सज्जन प्रकाश ने 8 मेडल जीते। 14 साल की हर्षिका रामचंद्रा ने 7 मेडल जीते। सोचिए 14 साल की उम्र पे 7 मेडल ये जीत रही। तो सबसे बेस्ट मेल आप कह लो एथलीट कौन था? साजन प्रकाश। और सबसे बेस्ट फीमेल एथलीट कौन सी थी? तो हर्षिका रामचंद्रा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो अलग अलग सेलिब्रिटी, जो अलग अलग आप कह लो एथलीट्स थे, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस, जो नेशनल गेम्स का सक्सेसफुल कंडक्ट है इसकी बात की जा रही है। जो ग्लिटरिंग क्लोजिंग सेरेमनी थी सूरत में, इसको अटेंड किया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने। तो इस पर्टिकुलर गेम्स के सक्सेसफुल कंडक्ट से प्रूव होता है कि इंडिया आगे आने वाले समय में ओलंपिक्स को होस्ट कर पाएगा। और उसके साथ साथ अगला जो 37वां एडिशन है वो गोवा होस्ट करेगा अगले साल। अब गोवा उसको क्या सक्सेसफुली होस्ट कर पाता है ये देखते हैं। याद रखिएगा अभी जो एडिशन हुआ है गुजरात में वो 36वां है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी पीसीएस वन लाइनर टाइप क्वेश्चन में कि गुजरात में अभी जो नेशनल गेम्स हुए हैं वो कौन सा एडिशन है, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां। याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डिफरेंस। वीडियो को लाइक